ये तो हुई संसदीय प्रणाली की अच्छाइयाँ, उसकी विशेषताएं, उसके गुण। और इन सबको देख के ऐसा लगता है कि मानो यही सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है और रहेगी। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, जहाँ पे जनता सर्वोच्च हो, जहाँ पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य बैठाने का की पूरी गुंजाइश हो, जहाँ पर लचीलापन हो, आदि आदि। लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि संसदीय प्रणालियों की भी अपने ही कुछ दोष हैं, कुछ अंतर्निहित दोष हैं। और यदि उन दोषों की ओर ध्यान देंगे तो लगेगा कि इससे बेहतर प्रणाली आने की या निकालने की राजनीतिक व्यवस्था ईजाद करने की गुंजाइश है। तो अब हम आते हैं उन दोषों को जानने जो संसदीय प्रणाली की उत्तमता पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। संसदीय सरकार के दोष क्या हैं? संसदात्मक प्रणाली के क्या दोष हैं? पहला दोष शक्ति विभाजन के सिद्धांत के विरुद्ध है। शक्ति विभाजन के सिद्धांत के विरुद्ध संसदात्मक प्रणाली, ये इसका बहुत बड़ा दोष है। दूसरा, मंत्रिमंडल का कार्यकाल निश्चित नहीं है, जिससे अनिश्चितता बनी रहती है। आप देखते होंगे मंत्री बदलते रहते हैं, प्रधानमंत्री वही हैं और हो सकता है मंत्रिमंडल भी वही हो, लेकिन मंत्रिमंडल के सदस्यों के विभाग बदलते रहते हैं। 5 वर्ष के कार्यकाल में कई बार तो 5 बार उसके विभाग बदल दिए जाते हैं किसी न किसी आधार पे, और कई बार तो नए चेहरे लिए जाते हैं और पुराने हटाए जाते हैं। तो मंत्रिमंडल के कार्यकाल के सुनिश्चित ना होने से जो एक बुराई दिखाई देती है वह है नीतियों में स्थिरता का ना होना। कार्यान्वयन, भले ही नीतियों में स्थिरता हो, उनके कार्यान्वयन की शैली में बदलाव आते रहता है। ये एक संसदीय प्रणाली की एक बुराई है। तीसरा, एक और जहां मैंने कहा कि लचीलापन, परिवर्तनशीलता की गुंजाइश संसदात्मक प्रणाली में है, वहीं दूसरी ओर यही लचीलापन, यही परिवर्तनशीलता कई बार अस्थायी सरकारों को जन्म देती है। सरकारें बदल जाती हैं, संसद वही रहता है। कई बार संसद को भी भंग करने की स्थिति आती है और बहुत बड़ी कीमत पर फिर नए चुनाव होते हैं और स्थिति फिर जस की तस दिखाई देती है, जहां स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण कोई स्थायी सरकार नहीं आ पा रही है, जिसके बहुत से कारण होंगे, बहुत से अन्य कारण हैं। फिलहाल हम इतना समझ लें कि संसदात्मक प्रणाली की अच्छाई के अलावा यह एक बुराई भी है कि उसका लचीलापन, उसका तथाकथित परिवर्तनशीलता की गुंजाइश कई अस्थायी सरकारों को जन्म देता है। और जब अस्थायी सरकार हो तो आर्थिक व्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। खासकर विकासशील देशों में, निर्धन देशों में नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना दिखाई देती है, और इस संभावना के भय से कई बार उद्योगपति और उच्च वर्ग के लोग उचित निवेश नहीं कर पाते, उचित निवेश करने से हिचकते हैं। अगला दोष, संसदात्मक प्रणाली बहुमत के सिद्धांत पे काम करती है। कई बार देखा गया है कि सत्ताधारी दल को या बहुमत वाले दल को इतना ज़्यादा बहुमत मिल गया कि विरोधी दल
के सदस्यों की संख्या नगण्य हो गई। 545 सीटें यदि भारत की लोकसभा में हैं तो 415 सीटें कांग्रेस को किसी समय मिली थी और विरोधी दल जो था वो मात्र 100 या 130 सीटों पर सिमट कर रह गया था। आप सोच सकते हैं ऐसी स्थिति में, अंग्रेजी में इसे जिसे कहते हैं ब्रूट मेजॉरिटी, BRUT, ब्रूट मेजॉरिटी, ऐसी स्थिति में तानाशाही की संभावना हो जाती है। कार्यपालिका की तानाशाही, मंत्रिमंडल की तानाशाही, एक दलीय तंत्र दिखाई देता है और विरोधी दल की आवाज नहीं सुनाई देती। देश के स्तर में संसद और राज्य स्तर में संसद के स्थान पर विधानसभा होती है। दिल्ली की विधानसभा का उदाहरण लें, जहां 70 सीटों की विधानसभा में 67 सीट एक दल को मिली है और मात्र 3 सीटें दूसरे दल को मिली हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में ये पूरी संभावना रहती है कि सत्तारूढ़ दल ज्यादती पर उतर आए, अतिरेक पर उतर आए, तानाशाही पर उतर आए, आदि आदि। तो बहुमत प्राप्त दल व कार्यपालिका की तानाशाही की संभावना संसदात्मक प्रणाली में रहती है। अगला, गुणों की बात करते हुए मैंने कहा था कि इसका एक अच्छा गुण ये है कि संकट काल के समय पूरे विवेक से, सोच के साथ, विचार विमर्श के साथ निर्णय लेने की क्षमता इस प्रणाली में है। पर दूसरी ओर इसका दोष ये है कि चूंकि ये लोकतंत्रात्मक प्रणाली है, संसदात्मक प्रणाली है, संसद के प्रति जवाबदेही वाली प्रणाली है, संसद की सहभागिता की प्रणाली है, तो संकट काल के समय इस पद्धति में निर्णय में विलंब हो जाता है। निर्णय में विलंब की पूरी संभावना रहती है, जो कई बार बहुत भारी पड़ सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संकट काल के लिए अध्यक्षीय प्रणाली की तुलना में संसदीय प्रणाली एक तरीके से अनुपयुक्त है, क्योंकि इसमें विलंब तो होगा ही और इसलिए इस प्रणाली को अनुपयुक्त संकट काल की स्थिति में पाया गया है। छठवां दोष, अकुशल और नौसिखियों का शासन। आप देखेंगे कि 545 सदस्य पूरे देश की जनता के द्वारा जब चुन के आते हैं तो बहुत से लोग उसमें बिल्कुल अनुभवहीन होते हैं। वे चुन के मात्र इसलिए आए क्योंकि अपने क्षेत्र में वह पॉपुलर थे, इसलिए नहीं कि वे शायद सक्षम थे, इसलिए नहीं कि वे शिक्षित थे, इसलिए नहीं कि वे योग्य थे। बहुत से कारण हो सकते हैं उनके विजयी होने के, और इसलिए विजयी होके आते हैं और देखा जाता है कि बहुत से सांसद अकुशल हैं, अशिक्षित भी हैं, भारत की स्थिति में नौसिखिए हैं, आदि आदि। और ऐसी स्थिति में ऐसे सांसदों की संख्या, बहुलता यदि रहे तो आप सोच सकते हैं कि देश का शासन या कार्यपालिका कैसे लोगों के हाथ में रहेगा। तो इसलिए संसदीय प्रणाली में हमेशा इस बात का भय रहता है कि अकुशल और नौसिखियों की कई बार भरमार हो जाती है। अगला, संसदीय प्रणाली का बहुत बड़ा दोष है विरोधी दलों का सतत रूप से विरोध करते रहना। विरोधी दलों द्वारा शासन की नीतियों का, शासन के कार्यान्वयन का, शासन के या कार्यपालिका के
विभिन्न आयामों का सतत रूप से विरोध करते रहना, ऑपोजिशन फॉर ऑपोजिशन सेक, विरोध करने के लिए विरोध करते हैं कई बार विरोधी दल। निश्चित रूप से इसमें कोई दो मत नहीं कि विरोधी दल की भूमिका शासन के उन कार्यों का विरोध करना है जो उसके नजरिए में अनुचित हैं। लेकिन सामान्यतः देखा गया कि विरोधी दल शासन की हर नीति का अनुचित कहते हुए विरोध करते हैं। उनका काम केवल टू अपोज है एंड नॉट टू प्रपोज। ये गलत है। तो अगला दोष इस प्रणाली का है कि विरोधी दल का सतत असहयोग बना रहता है, और जब विरोधी दल और सत्तारूढ़ दल के बीच में सीटों का अंतर कम हो तो विरोधी दल कई बार हावी होने की कोशिश करता है, दिग्भ्रमित करने की कोशिश करता है जनता को, सरकार को अस्थायी बनाने की, सरकार को गिराने की कोशिश करता है, जो बहुत गलत है। लेकिन इसकी संभावना संसदीय व्यवस्था में हमेशा बनी रहती है। अगला बिंदु, अगला दोष, इस प्रणाली में हर व्यक्ति पहले सांसद बनना चाहता है। सांसद बनने की सफलता मिलने पर वह उससे संतुष्ट नहीं रहता, फिर वो मंत्री बनना चाहता है। मंत्री बनने पर भी वह इस बात के लिए नाराज़ रहता है, नाखुश रहता है कि वह कैबिनेट मंत्री नहीं बना है। कैबिनेट मंत्री बनने की स्थिति में भी कई बार वह इस बात के लिए असंतुष्ट रहता है कि वह प्रधानमंत्री या नंबर 2 का दर्जा क्यों नहीं मिला, या उसे ये विभाग क्यों नहीं मिला। दूसरे शब्दों में, संसदात्मक प्रणाली में पद की लालसा सभी सांसदों को बनी रहती है। पद का लालच, ये इसकी बहुत बड़ी बुराई है। अगली बुराई है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में राजनीतिक जो व्यवस्थापिका है उसका कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है, और 5 वर्ष बाद जनता यदि चाहे तो उनको दोहराती, अन्यथा सब बदल जाता है। लेकिन जो गैर राजनीतिक व्यवस्थापिका है, अर्थात स्थायी व्यवस्थापिका जिसमें नौकरशाह रहते हैं, ये लोग चूंकि निरंतर सतत कई वर्षों से कार्यरत हैं, ऐसा देखा गया है कि संसदीय प्रणाली में नौकरशाही हावी होने की कोशिश करती है। नौकरशाही को बड़ा प्रोत्साहन मिल जाता है। नौकरशाही के इशारों पर बहुत से राजनेता कार्य करने लगते हैं जो उचित नहीं है। तो इसकी अगली बुराई है संसदात्मक प्रणाली की कि नौकरशाही को प्रोत्साहन मिलते रहता है। संसदीय प्रणाली का एक बहुत बड़ा दोष है कि उसमें राजनीति बहुत हावी रहती है। हर चीज का राजनीतिकरण दिखाई देता है, और विरोधी दल एक तरीके से उसके राजनीतिकरण में और हवा देता है। दूसरे शब्दों में ऐसा देखा गया है कि संसदीय प्रणाली में राजनीति का बोलबाला इतना हो जाता है कि शासन के कार्यों की एक तरीके से उपेक्षा होने लगती है। तो अगला जो दोष संसदीय प्रणाली का है वह है शासन के कार्यों की उपेक्षा। कल्पना करिए वो स्थिति भी जिसमें शासन के लोग यानी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका के लोग भी अपने को राजनीति से जोड़ लें, राजनीतिक दलों से जोड़ लें, और अपने दलों, जिन दलों से वे जुड़े हुए हैं उसके विचारों से प्रभावित होते हुए कार्य करें। ऐसी स्थिति में शासन का जो कार्य है वह प्रभावित होता है, उसकी उपेक्षा, उसको नज़रअंदाज
होने की गुंजाइश पूरी रहती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा दोष है। संसदीय व्यवस्था की अच्छाई, बुराई, गुणों, दोषों को समझने के बाद अध्यक्षात्मक प्रणाली से उसकी हम तुलना करने की बेहतर स्थिति में हैं। एक तीसरी प्रणाली जिसका जिक्र मैंने पूर्व में किया है वह था अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली अर्थात सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये वो कैसी व्यवस्था है? सेमी यानी आधा। ये व्यवस्था ऐसी है जिसे हम मिश्रित व्यवस्था भी कह सकते हैं, जिसमें कुछ गुण संसदीय व्यवस्था के हों और कुछ गुण अध्यक्षीय व्यवस्था के हों। उनके मिश्रण से एक नई व्यवस्था सामने आई है, जो इस व्यवस्था में राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है। संसदीय व्यवस्था के नाम में इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का नहीं होता, उसके पास काफ़ी महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक ही दल के हो सकते हैं, परंतु कभी अलग अलग दलों के होने की स्थिति में समस्या पैदा हो जाती है। जब तक इस अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जिनके पास दोनों के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हों, जब तक ये एक दल के हैं तब तक समस्या कम, लेकिन यदि कहीं अलग अलग दल से आए तो बड़े बड़े मतभेदों की संभावना रहती है, और कई बार तो एक ही दल में होने के बावजूद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच के मतभेद भी सामने आए हैं। फ्रांस, रूस और श्रीलंका, भारत के निकट श्रीलंका में ये प्रणाली पाई जाती है, और श्रीलंका की वर्तमान अस्थिरता का एक मुख्य कारण अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंतर्निहित कुछ बुराइयां हैं। इस प्रकार हमने तीनों प्रणालियों के बारे में, जो पूरे विश्व में सामान्य रूप से इनमें से कोई न कोई प्रणाली हर देश में प्रचलित है, हम थोड़ा सा श्रीलंका की ओर देखें, वहाँ के केस स्टडी करें। 1978 में श्रीलंका के संविधान में संशोधन होता है और अध्यक्षात्मक प्रणाली लागू होती है। इस प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है। यह संभव है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल के हों या अलग अलग दल के हों। संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां दिया हुआ है, और राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है। तो प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार राष्ट्रपति को, और किसे चुनता है? बहुमत के दल के नेता को। जरूरी नहीं है कि बहुमत दल वही दल हो जिससे राष्ट्रपति भी आए हैं, हो सकता है वो विरोधी दल के हों। ऐसी स्थिति में बड़ी विषम स्थिति हो जाती है। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। मैं फिर से दोहरा दूं, यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है, पर राष्ट्रपति इनको हटा सकता है, प्रधानमंत्री को हटा सकता है, मंत्रियों को हटा सकता है। राज्य का निर्वाचित प्रधान और सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के नाते राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान है। तो सरकार के प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण है ही। इसके साथ ही साथ वह सेना का प्रधान है, सशस्त्र सेना का प्रधान है और प्रधान सेनापति है। तो सारी शक्तियां उसमें हैं। इसके साथ ही श्रीलंका की स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष। 6 वर्ष के कार्यकाल में यदि कभी ऐसी स्थिति पनपती है जिसमें राष्ट्रपति को हटाए जाने की सिफारिश हो रही है, तो संसद सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 सदस्य यदि सहमत हों तो उसे हटाया जा सकता है।
सांसदों की 2/3 संख्या यदि सहमत हो जाए तो राष्ट्रपति को उसके 6 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने के पहले ही हटाया जा सकता है। और यदि संसद के कम से कम आधे सदस्यों से पास किया जाए और संसद का अध्यक्ष भी सहमत हो तो राष्ट्रपति के मामले को सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। वर्तमान में श्रीलंका की राजनीतिक परिस्थितियां बड़ी बदल रही हैं। वहाँ जो प्रणाली है उस प्रणाली के तहत उसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम ये देखा गया है कि वहाँ के मंत्रिमंडल में और साथ ही चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री और विभिन्न विभागों में एक ही परिवार का दबदबा बना हुआ है। और इस प्रकार इस व्यवस्था ने परिवारवाद की जड़ें बहुत मजबूत कर दी हैं श्रीलंका में, जो समस्या का कारण बनी हुई है। वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता केवल इसी कारण है कि श्रीलंका की जनता इस परिवारवाद के खिलाफ सड़क पे आ गई है और श्रीलंका की वर्तमान स्थिति का दोष वो इस परिवार पर मढ़ती है। आज की स्थिति में श्रीलंका में पेट्रोल शून्य है, यानी आवागमन परिगमन के लिए अब उनके पास कोई ऊर्जा का संसाधन नहीं है और इसलिए वहाँ की जनता और भड़क उठी है और उसका दोष इस व्यवस्था को दे रही है, जिस व्यवस्था के लिए ये परिवार जिम्मेदार है, जिसने 1978 में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था को लागू किया, ऐसी संविधान बनाया जिसमें इस व्यवस्था का प्रावधान है। तो अब सवाल एक उठता है मन में कि श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति भारत से कैसे भिन्न है। भारत में भी राष्ट्रपति हैं, भारत में भी प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका में इनकी शक्तियों बनाम भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियों में क्या अंतर है। इसके साथ ही हम भारत और श्रीलंका के राष्ट्रपति के महाभियोग को लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की भी तुलना करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। विश्व के विभिन्न देशों में प्रचलित शासन व्यवस्थाओं के अध्ययन के बाद, उसकी बेहतर समझ के बाद, तुलनात्मक दृष्टि से इनकी अच्छाइयों और बुराइयों को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं भारत